प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश आज एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। विगत 3 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए हमने भी अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सभी विषय शिक्षक बंधु अपने विषय से संबंधित वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियमित उस वीडियो को देखते रहें। इससे इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपकी पढ़ाई नियमित चलती रहे। विशेष रूप से मैं अपने 10वीं और 12वीं के छात्रों से कहना चाहूँगा, उनके लिए यह 2020 और 21 का जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले साल आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अपीयर होना है, इसलिए यह सत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एक एक क्षण आपके लिए काफ़ी कीमती है। इस समय के महत्व को आप समझें और नियमित अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस समय आप घर के अंदर हैं और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप विशेष ज़रूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। यदि कोई विशेष आवश्यकता आ पड़े तो ही घर से बाहर निकलें, और जब भी आप घर से निकलें तो मास्क लगा कर रखें और घर के अंदर समय समय पर अपना हाथ साबुन और सैनिटाइज़र से साफ करते रहें। और हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें तो दूसरे व्यक्ति से लगभग 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये सब सावधानी यदि आप बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप इस महामारी से बचे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। बच्चों, हम घर के अंदर हैं, हमारे पास वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ हमारा मोबाइल ही हमारा साधन है। इस सीमित साधन में हम जो भी वीडियोस अब बना रहे हैं, हमारे सभी शिक्षक बंधु बना रहे हैं, उसे वो नियमित आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं। आप उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, एक बात ध्यान रखें, पढ़ाई साधन से नहीं होती, पढ़ाई आपकी लगन, आपकी निष्ठा से होती है। मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा। आप सब लोग जानते हैं, एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे धनुर्विद्या सीखने की गुजारिश करते हैं। एकलव्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य निराश नहीं होते, गुरु के प्रति उनके अंदर अगाध श्रद्धा थी। वो वहाँ से चले आते हैं और अपने गुरु की एक प्रतिमा बनाते हैं और उस प्रतिमा के सामने, उस मूर्ति के सामने वो निरंतर अभ्यास करते हैं। अपनी निष्ठा, लगन और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा ने एकलव्य को एक महान धनुर्धर बना दिया। तो आप समझिए, आपको घर के अंदर रह करके पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आपको तैयारी करनी है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी संकल्प शक्ति और गुरु के प्रति आपकी निष्ठा, ये निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सफलता दिलाएगी। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं अपना टॉपिक जो हमें आज लेना है उस पे आते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आज हम बीजगणित भाग 1
का जो दूसरा चैप्टर है 10वीं का वर्ग समीकरण, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सीधे वर्ग समीकरण पर आने से पूर्व मैं इससे संबंधित कक्षा 9th में एक चैप्टर था बहुपद, जो आपको बताया गया है, पहले से पढ़ाया गया है। मैं थोड़ा सा आपके उस पूर्व ज्ञान पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। आपको पिछली कक्षा में बहुपद के विषय में बताया गया है। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चरांक की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपको बताया गया है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या का समुच्चय जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके घटक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे सभी संख्याएं हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी धन पूर्णांक हैं। तो बहुपद में जो चरांक की घात होती है वो या तो धन पूर्णांक होगी या 0 होगी। कुछ उदाहरण देखिए। 4x घाते 4 धन 3x स्क्वायर धन 2x धन 5, ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चरांक की घात है आप देख रहे हैं वो 4 है, 4 इसके अंदर है। चरांक की घात यहाँ पर 2 है, वो भी इसके अंदर है। यहाँ 2x घाते, यहाँ चरांक की घात 1 है, वो भी इसके अंदर है। यहाँ 5 है, 5 इसमें चरांक नहीं है। आप इसको 5 को 5x घाते 0 कर सकते हो। 5 को आप 5x घाते 0 भी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ भी चरांक जो है उसकी घात 0 है। माने इसमें ये सभी घातें हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 3x स्क्वायर धन 2x स्क्वायर धन 5x धन 6, इसमें भी चरांक की जो घात है वो सब पूर्ण संख्याएं हैं। 3 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ घात 0 है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 की घात 0 है, वो सब पूर्ण संख्याएं हैं। अगला एक बहुपद है 5। 5 भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चरांक की घात क्या लेंगे? हम 0 लेंगे। 5 का मतलब हो गया 5x घाते 0। अब देखिए पांचवा एक है 3x घाते 3, 2x घाते ऋण 2 धन 3x घाते 1/2 धन 6। यहां आप देख रहे हैं कि चरांक की जो घात है वो ऋण 2 है। ऋण 2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यहां पर चरांक की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो आपका बहुपद है, ये जो आपका व्यंजक है वो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। इसमें ये सभी जो है वो बहुपद है। तो आपने समझ लिया बहुपद क्या होता है। दूसरा टर्म है बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद में चरांक की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कही जाती है। यहां पर चरांक की घात सबसे बड़ी 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात 4 है। यहां इसकी घात 4 है। यहां पर देखिए इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसलिए यहां पर इसकी घात क्या कही जाएगी? 3। यहां पर ये जो है सबसे बड़ी घात क्या कही जाएगी? इसकी 2। यहां घात क्या है? 0 है, और ये तो बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई घात नहीं। बहुपद में जो चरांक की सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है, या उसी को हम उस बहुपद की कोटि कहते हैं। आपको पढ़ाया गया था कोटि या आर्डर। अब हमारा जो आर्टिकल है वो है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या होता है? इसमें देखिए जब किसी बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्ग बहुपद। वर्ग बहुपद, जैसे यहां पर ये वर्ग बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक वर्ग बहुपद है क्योंकि यहां पर चरांक की सबसे बड़ी घात 2 है। तो जब हम किसी वर्ग बहुपद को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं तो वहीं से एक वर्ग समीकरण का जन्म हो जाता है। जैसे अब देखिए आप 3x स्क्वायर धन 2x धन 5, ये एक वर्ग बहुपद है। अगर इस वर्ग बहुपद को आप बराबर 0 कर दो तो ये एक वर्ग समीकरण बन गया। किसी भी वर्ग बहुपद को जब आप 0 के बराबर कर देते हो तो वहीं से एक वर्ग समीकरण जाता है। पिछली कक्षाओं में आपको रेखीय समीकरण भी पढ़ाया गया था। तो रेखीय समीकरण भी कैसे बनता है? जैसे देखिए 5x धन 3, ये एक रेखीय बहुपद है।
यहाँ पर चरांक की सबसे बड़ी घात 1 है। जब चरांक की सबसे बड़ी घात 1 होती है तो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं, और जब आप उसको 0 के बराबर कर देते हो तो ये बन जाता है एक रेखीय समीकरण। तो आपका रेखीय समीकरण हो चाहे वर्ग समीकरण हो, ये सब पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होते हैं। अभी इसके पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। जैसे वहां पर आपको बताया गया था 3x धन 2y धन 3 बराबर 0, ये इस तरह का समीकरण। यह भी एक समीकरण है, यह भी रेखीय समीकरण है। अंतर इतना है कि इसमें एक चरांक की जगह 2 चरांक है। 3x धन 2y 2 चरांक है, x और y 2 चरांक है, सब में चरांक की घात 1 है। जब चरांक की घात 1 होती है तो उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो ये सारे बहुपद हैं। 3x धन 2y धन 3 ये भी एक बहुपद है। इसको जब आपने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया तो एक 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण बन गया। 5x धन 3 ये भी एक रेखीय बहुपद है, इसको आपने 0 कर दिया तो एक रेखीय समीकरण बन गया। जब आपने किसी वर्ग बहुपद को 0 के बराबर कर दिया तो एक वर्ग समीकरण बन गया। ये वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये सारे जो हैं एक तरह से बहुपदीय समीकरण ही हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही हैं। हम आते हैं वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है बच्चों, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू c। ये वर्ग समीकरण तभी है जब a का मान 0 नहीं है, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर, ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा रेखीय समीकरण। तो यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c का मान 0 हो सकता है। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, या b और c दोनों 0 हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर a 0 तो नहीं है, दूसरे में अगर b 0 हो गया तब ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर समझो b 0 है, b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, और तीसरा देखिए, यदि आपने c को 0 कर दिया तब इसका स्वरूप बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका c 0 हो गया। तो b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक है 3x स्क्वायर धन 5x, अच्छा, एक वर्ग समीकरण है। यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर 6। इसकी तुलना अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें तो a का मान आपको 3 मिलेगा, b का मान आपको 5 मिलेगा और c का मान आपको 6 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर किसी भी वर्ग समीकरण को देखिए, बच्चों जैसे आपने 3x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 को कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपको a का मान 3 मिला, b का मान 5 मिला और c का मान 6 मिला। तो इस तरह से किसी भी वर्ग समीकरण को जब आप मानक रूप में लिखेंगे तो आप ध्यान रखिए कि उसमें बराबर की दाहिनी तरफ ये 3 पद होंगे, एक 2 घात वाला पद होगा, एक 1 घात वाला पद होगा और एक अचर पद होगा। आप कह सकते हो कि जो अचर पद c है, यहाँ भी x है लेकिन उसकी पावर जो है वो 0 है। ध्यान रखिएगा, कभी भी a 0 नहीं होगा, b का मान और c का मान 0 हो सकता है। जैसे हमने बताया कि 3x स्क्वायर धन 5x धन 6, इसमें तीनों पद हैं, a का मान 3 है, b का मान 5 है और c का मान 6 है। अब यहाँ पर जैसे 3x स्क्वायर धन 6 है, अब इसको आपको मानक रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर धन 0x धन 6 इज इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप है।
ये इसका मानक रूप है। 3x² धन 6 को मानक रूप में लाना है तो आपको ये तीनों पद लाने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x², बीच वाला पद यहाँ नहीं है, सीधा अचर पद आ गया है। तो बीच वाले पद के लिए आप क्या करेंगे, उसका गुणांक b जो है वो 0 है, तो आप 0x करेंगे, फिर 6 करेंगे और तब ये तीनों रूप में हो जाएगा। और फिर अगर इसको आप कंपेयर करेंगे x² + bx + c से, तो आपको यहाँ पर a का मान 3 मिलेगा, b का मान 0 मिलेगा और c का मान 6। ऐसे ही तीसरा देखिए, अगर इस तरह से है, मान लीजिए 3x² धन 5x बराबर 0 है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? मानक रूप देखिए इसका 3x² धन 5x धन 0 बराबर 0। अगर तीसरा पद c 0 है, c नहीं है वहां पर, तो मानक रूप में लिखते समय आप उसकी जगह 0 कर दीजिए। 3x² धन 5x धन 0 बराबर 0। और अब इसके बाद अब इसके आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a का मान 3, b का मान 5 और c का मान यहाँ पर 0। इस तरह से किसी भी वर्ग समीकरण को जब आप मानक रूप में लाते हैं तो उसमें बराबर की दाहिनी तरफ, बाईं तरफ हमेशा 3 पद होंगे। एक 2 घात का पद होगा, ये 1 घात का पद होगा और एक अचर पद होगा। इनमें से आप देखिए ये पद तो सब में रहेगा 2 घात वाला। हाँ, इसमें से कोई एक पद नहीं हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं या कोई एक पद इसमें नहीं होगा। अगर b 0 हो गया मतलब बीच वाला पद नहीं है, c 0 हो गया मतलब अचर पद नहीं है। तो अगर b 0 है, बीच वाला पद नहीं है और मानक रूप में आपको लिखना है, तो उसको उसकी जगह आप 0x कर दीजिएगा, जो चरांक हो, और अचर पद तो रहेगा ही। और अगर अचर पद नहीं है तो फिर उसकी जगह आप 0 कर दीजिएगा। इस तरह से किसी भी वर्ग समीकरण को आप मानक रूप में लिख करके उसकी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके आप a, b और c तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब किसी भी वर्ग समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे? आपको मालूम है कि वर्ग समीकरण कैसे बनता है। वर्ग समीकरण जो है वो वर्ग बहुपद से बनता है। जब किसी वर्ग बहुपद को हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो वो वर्ग समीकरण बन जाता है। तो वर्ग समीकरण पहचानने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है उसकी, उसमें जो चरांक है उसकी सबसे बड़ी घात हमेशा 2 होगी। जिस वर्ग समीकरण की घात, जब वो अपने मानक रूप में आएगा, जब वो समीकरण अपने मानक रूप में आएगा तो उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वो हमेशा 2 होगी। अगर किसी वर्ग समीकरण की घात मानक रूप में लिखने के बाद 2 होती है तो निश्चित रूप से वो वर्ग समीकरण है। अगर उसकी घात 2 से कम है, 1 घात का समीकरण है, तो वो वर्ग समीकरण नहीं है। ऐसा समीकरण रेखीय समीकरण कहलाता है। और अगर चरांक की सबसे बड़ी घात 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, तो भी वो वर्ग समीकरण नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देंगे जिसमें आप पहचानेंगे कि दिया गया बहुपद, दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। बच्चों, अब आपके टेक्स्ट बुक का जो प्रश्न संग्रह 2.1 है उसमें हम आते हैं। प्रश्न संग्रह 2.1 में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण है, इसे आपको पहचानना है। जैसे पहला समीकरण पहला है x² धन 5x ऋण 2 बराबर 0। दूसरा है y² बराबर 5y ऋण 10। तीसरा है y² धन 1/y बराबर 2। चौथा प्रश्न है x धन 1/x बराबर ऋण 2। और पांचवा प्रश्न है यम धन 2 एक ब्रैकेट में दूसरे में यम - 5 बराबर 0। और छठा है m³ 3m² - 2 = 3m³। अब हमें इन पांचों प्रश्न 6 प्रश्नों में ये बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है। इसके लिए हम जैसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसका दूसरे का फर्स्ट, x² धन 5x ऋण 2 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण होगा। ये समीकरण अपने मानक रूप में है और यहाँ पर आप देख रहे हो चरांक की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। क्योंकि इस समीकरण में चरांक की महत्तम घात
2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। ये प्रश्न इस तरह से हो गया। दूसरा प्रश्न आप देखिए, दूसरे प्रश्न में वाई स्क्वायर बराबर 5y ऋण 10 है। पहले इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर, ये 5y ऋण 10 को हम पक्षांतर करके बाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये 5y धन है तो इधर आएगा तो ये ऋण 5y हो जाएगा, और ये ऋण 10 है जब पक्षांतर होके बाईं तरफ जाएगा तो ये धन 10 हो जाएगा, और फिर इधर बच जाएगा c। ये दोनों पद 5y ऋण 10 दोनों पक्षांतर हो जाएंगे, ये बाईं तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्ग समीकरण बन गया। ये अपने मानक रूप में है और यहाँ पर चरांक की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। क्योंकि इस समीकरण में चरांक की महत्तम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है वाई स्क्वायर धन 1/y बराबर 2। अब हमें ऐसे देखने से लग रहा है कि ये वर्ग समीकरण है, लेकिन पहले हम इसको इसके मानक रूप में लिखेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में y से गुणा करते हैं। y से गुणा करने पर देखिए, जब आप y से यहाँ गुणा करोगे तो ये y स्क्वायर है, y से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, y घाते 3, और इसमें जब y से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ जब y से गुणा करेंगे तो ये होगा 2y। अब ये समीकरण बन गया आपका y क्यूब माइनस 2y धन 1 बराबर 0। यहाँ पर चरांक की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्योंकि चरांक की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं। ऐसे देखने से लग रहा था कि वर्ग समीकरण है, लेकिन जब इसको आपने इसके मानक रूप में लाया फिर आपको मिला कि इसमें चरांक की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो गई, और वर्ग समीकरण होने के लिए चरांक की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं। ऐसे ही चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है आपका x धन 1/x बराबर ऋण। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखने से लग रहा है कि वर्ग समीकरण नहीं है, चरांक की घात 1 दिख रही है आपको यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी हम ये वर्ग समीकरण है या नहीं इसे डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इस जो x है हर के स्थान पर इसको हटाएंगे। यहाँ से मैंने दोनों पक्षों में हम x से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, अब गुणा करिए, यहाँ x है, आप x से गुणा करोगे तो x गुणे x हो जाएगा। ये 1/x, यहाँ भी x से गुणा करोगे तो ऐसे लिखोगे, फिर इसको लिखोगे माइनस 2 गुणे x। सब x से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, x से x में गुणा किया तो x स्क्वायर, यहाँ x से गुणा किया तो ये कैंसिल हो गया, +1, और ये हो गया आपका -2x। फिर आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, x स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिए चरांक की मैक्सिमम पावर 2 हो गई, इसलिए ये वर्ग समीकरण बन गया। क्योंकि महत्तम घात 2 है, इसलिए
यह वर्ग समीकरण है। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। पांचवा प्रश्न इसमें आप देखेंगे जरा, वो है m धन 2 m-5 इज इक्वल टू 0। इसको पहले हम मानक रूप में ले आएंगे, इसलिए इसका गुणा करेंगे हम। पहले m का गुणा हम इन दोनों पदों में करेंगे, फिर 2 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। देखिए m का गुणा पहले m-5 में करते हैं, ऐसे लिखेंगे m ब्रैकेट में फिर m-5 धन 2 ब्रैकेट में m-5 बराबर 0। अब गुणा करिए, m स्क्वायर माइनस 5m धन 2m ऋण 10 बराबर 0। m स्क्वायर माइनस 5m धन 2m, ये हो गया माइनस 3m ऋण 10 इज इक्वल टू। अब ये अपने मानक रूप में आ गया, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। क्योंकि चरांक की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख करके a, b और c का मान ज्ञात करना है। जैसे दूसरे का पहला जो प्रश्न था वो है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। पहले इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाएंगे, तो ये 10 माइनस वाई स्क्वायर को पक्षांतर करके आप बाईं तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, जब पक्षांतर होगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2y अपनी जगह पे है उसको वहीं पे लेके 10y फिर जब बाईं तरफ आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। इसलिए अब ये जो पद है वाई स्क्वायर धन 2y माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण अपने मानक रूप में आ गया। अब यहां से हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसकी तुलना हम करेंगे। इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे तुलना करते हैं। अब देखिए ax स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 a की वैल्यू 1 हो गई। bx है, यहाँ 2y है, केवल चरांक यहाँ y है, यहाँ x से कोई मतलब नहीं है, चरांक कुछ भी आप लिख सकते हैं। b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू यहाँ पर हो गई ऋण। इस तरह से मानक रूप में लिख करके आप मानक रूप में लिख करके आप जो है वो उसकी तुलना आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके आप आसानी से a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं। अगला प्रश्न है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए इसको मानक रूप में लाने के लिए सबसे पहले जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसका आप विस्तार करेंगे। इसका विस्तार करने के लिए यहां पर देखिए जैसे आप करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप इसका विस्तार करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे आपने इसका लिखा इस फार्मूले के रूप से। तो यहाँ पर x की जगह a है और b की जगह 1 है। a स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे आप x, और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह आप लिखेंगे 1 और फिर माइनस 1 का वर्ग।
फिर ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इस तरह से आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया इस सूत्र का उपयोग करके। एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र का उपयोग किया आपने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर ज्ञात किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x, बी का मान 1 प्लस बी का मान 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए अब यहाँ पर यही करेंगे आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, पहले आप करेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप पक्षांतर कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इन दोनों पदों को पक्षांतर करके बाईं तरफ ले जाइए, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर, समान पद देखिए माइनस 2x और माइनस 2x, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस 4x, और इधर है आपका 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2। अब ये अपने मानक रूप में आ गया। इसकी तुलना आप करेंगे, क्या करेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेगा। आपको यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1, यहाँ माइनस 4x है, ये बी एक्स है, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस 4 और सी की वैल्यू हो गई माइनस 2। इस तरह से आपने इस प्रश्न में ए, बी और सी का मान ज्ञात कर लिया। फिर से देखिए एक बार, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। हमने क्या किया, x माइनस 2 को एक्सपेंड किया इस सूत्र की सहायता से, a माइनस बी होल स्क्वायर, आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसकी सहायता से आपको x माइनस 2 होल स्क्वायर ज्ञात करना है, a की जगह x और b की जगह 1 रखना है आपको। एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह x रखिए, बी की जगह 1, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड कर लिया और इधर 2x प्लस 3 है। फिर बराबर की दाहिनी तरफ जो 2x प्लस 3 है इसको पक्षांतर करके बाईं तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर समान पदों को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x जुड़ के हो गया माइनस 4x और 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ए का मान 1 मिलेगा, बी का मान 4 मिलेगा और सी का मान 2 मिलेगा। इस तरह से आपने किसी भी वर्ग समीकरण को में अगर आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे मानक रूप में लाना है, और मानक रूप में लाने के बाद फिर आप उसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे और उससे कंपेयर करके फिर आप ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, उसको आप घर पे करेंगे। बच्चों ये 2-3 क्वेश्चन में जा रहा हूं, ज्यादा नहीं। होमवर्क के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लें बस। मानक रूप में लिखकर ए बी तथा सी का मान
ज्ञात करो। ये पहला प्रश्न है, इसमें मैं 2-3 प्रश्न कर देता हूँ, इसको आप करिए। पहला प्रश्न है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -5x + 6। दूसरा है x + 1/x इज इक्वल टू 5। तीसरा है x + 3 x - 2 इज इक्वल टू -5। और चौथा प्रश्न है x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x-5। इन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है और मानक रूप में लिखने के बाद फिर आपको ए, बी तथा सी का मान ज्ञात करना है। बस यहीं पर जो है, यहीं पर आपका प्रश्न संग्रह 2.1 के 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अगला हम अगले वीडियो में आपको देंगे।